क्वेश्चन नंबर है 8.1 एनसीईआरटी का ग्रेविटेशन चैप्टर का है, पेज 185। तो क्वेश्चन जो है वैसे ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, क्वेश्चन तो सबको पता है, एनसीईआरटी से देख लेंगे, लेकिन इसका डायग्राम और एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। तो 8.1 ए में ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, और ये बी से ए हो गया तुम्हारा। एक सेकेंड, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया। ठीक, तो ये मैंने ऐसे लाइन की। ये पहले भी बताया हुआ है स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है। यहाँ पे सन है, तो सन की जब कोई चीज़ नज़दीक होती है ना, तो इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं पेरीहीलियम। ठीक है, और इस वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एपीहीलियम। ठीक है, पेरीहीलियन मतलब जब सन के पास होगा कोई कोई चीज़, जो ऑब्जेक्ट है यानी जो प्लैनेट है वो सन के पास है, तो उसको पेरीहीलियन बोलेंगे। ठीक है, और एपीहीलियन बोलेंगे जो सन से दूर होगा। ठीक है, तो सेम प्लैनेट जो है मूव कर रहा है, मान लो ये सन है, यहाँ पे कोई प्लैनेट है, एक बार इसकी पोजीशन यहाँ पर है और एक बार इसकी पोजीशन यहाँ पर है। ठीक, तो एक बार तो ये सन के पास है और एक बार ये सन से दूर है। ठीक है, सन के पास है और एक बार सन के दूर है, समझ गए। तो ये यहाँ पे मूव करके आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ये यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे आ गया प्लैनेट। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे एपीहीलियम। तो देखो सन से ज़्यादा डिस्टेंस है ना इसका, ये दूर है ना सन से। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, यानी एल की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ एल की वैल्यू यहाँ मान लो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे भी एल की वैल्यू जो होगी वो 100 ही होगी, क्योंकि एल क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। तो आर एक्चुअली में क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, जो आर है यहाँ पे, आर ये रेडियस नहीं है, ये आर मान लो, इसका आर ये हो गया, आर पी ले लिया मैंने इसको। एल एंगुलर मोमेंटम है बेटा, एल इज योर एंगुलर मोमेंटम। ओके, एल इज योर एंगुलर मोमेंटम, अंडरस्टूड। एल होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। तो इस क्वेश्चन में हमें कंपैरिजन करके दिखाना है, हमें ये बताना है कि ये बी ए सी या सी पी बी, बी ए सी या सी पी बी। ठीक है, सी बी और बी, ठीक, क्या इक्वल टाइम लेंगे टू कवर बी ए सी और सी बी। यानी ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगा, और मान लो कि ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेगा, तो क्या सेम टाइम लेगा, सेम टाइम लेगा। ठीक, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल गुड एम बी आर। तो हमने क्या पढ़ा भाई कि जो मोमेंटम पी पे होगा वही मोमेंटम किस पे होगा, ए पे होगा। तो एल पी पे हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, मास तो सेम ही रहेगा दोनों प्लैनेट का, तो एम पी लिख लिया, क्योंकि यही सेम प्लैनेट, पहले यही सेम प्लैनेट जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, और यही सेम प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। प्लैनेट तो हमारा सेम ही है, हाँ आर में फ़र्क है। सन के पास जब ये है तो इसको आर पी बोल दिया मैंने, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने आर पी ले लिया। क्लियर है, सन के पास है तो मैंने इसको क्या ले लिया, आर पी ले लिया। तो वी पी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया पी पॉइंट पे। ओके, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम पी, और रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एपीहीलियन वाला है तो आर ए ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ, जब इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक होगी तो उसको मैंने क्या ले लिया, आर ए ले लिया। तो आर ए हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ओके, तो ये मैंने फॉर्मूला ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखो, तो आर ए की वैल्यू किससे बड़ी है, आर पी से बड़ी है। ठीक, मास तो सेम ही है, तो मास तो कट जाएंगे, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, वी पी बाई वी ए, और क्या लिख सकता हूँ मैं, आर ए बाई आर पी लिख सकता हूँ ना ऐसे, आर ए बाई आर पी। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ आर ए बाई आर पी को, आर ए इंटू 1/आर पी, तो इस
इसको समझाने के लिए सपोज करो मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 3/2। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 × 1/2। तो 3 जो है वो बड़ा है ना 1/2 से, इसका मतलब आर ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, आरपी के कंपैरिजन में बड़ी है ना। आर ए की वैल्यू किससे बड़ी है, आरपी से बड़ी है कि नहीं बड़ी। इसी तरीके से वीपी की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, वीए से। ये मैंने समझा दिया नंबर लेकर, ठीक, ये बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो वीपी बड़ा है किससे, वीए से बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है फास्टर है, यहाँ पे वेलोसिटी फास्टर है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, स्लोअर है, ठीक। तो इसका मतलब है ये है कि जो प्लैनेट है वो लॉन्गर टाइम लेगा बीएसी में, यानी यहाँ पे ज़्यादा लंबा टाइम इसको लग जाएगा मूव करने में, बीएसी में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बी से सी का जो कवर करने में टाइम जो है उसको ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो प्लैनेट will take a longer time to traverse BAC than CPB, ठीक है। तो planet will take a longer time to travel BAC than CPB, understood। इसको लिख लो। तो टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। तो ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स है, ग्रेविटी एक फोर्स है, पूरे यूनिवर्स में है ये फोर्स, ठीक है। और ये बहुत ही वीक फोर्स है, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में है। जैसे जो 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में अगर हम देखें फिजिकल वर्ल्ड, तो उसमें ग्रेविटी के बारे में बताया हुआ है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया हुआ है और एक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया, एक वीक फोर्स के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी जो है पूरे यूनिवर्स में मौजूद है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये न्यूटन की किताब जो प्रिंसिपिया है उससे लिया गया, यानी कि सेम स्टेटमेंट उनकी किताब से लिया गया ये चीज़। तो स्टेटमेंट जो है ऐसे ही एग्जैक्ट आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरीबडी इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में जो हर एक चीज़ है वो अट्रैक्ट करती है एवरी अदर बॉडी को, किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, ठीक है, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, यानी कि m1 और m2, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बना दिया मैंने, m1 और m2, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन दैट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये हो गया डिस्टेंस, ठीक। तो ये फोर्स है, यानी डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज़्यादा फोर्स हमें महसूस होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। और जी इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इसकी भी आगे हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में है ये। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन r। तो ये आपका न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ होगा, ठीक। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आएगा, स्कूल में क्वेश्चन आएगा कि राइट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, ये तो 9th क्लास में ऐसे लिखते थे हम लोग, ठीक है। फिर एक पॉइंट और समझ लो कि फोर्स F ऑन अ पॉइंट मास m2 ड्यू टू अनदर पॉइंट मास m1 हैज द मैग्नीट्यूड दिस, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, इसको जल्दी से लिख लो और इसको समझ लो, फिर हम आगे का करते हैं। तो ये हमने जो अभी पिछला जो हमारा इंटरप्रिटेशन था, तो ये हमारे दो पॉइंट मासेस हो गए m1 और m2 हो गया, ठीक है। ये m1 m2 हो गया और ये हमारी फोर्सेस हो गई F12, यानी कि 1 ने जो 2 पे फोर्स लगा रहा है और 2 जो 1 पे फोर्स लगा रहा है। तो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है ना, इसकी डायरेक्शन देखोगी, इसकी डायरेक्शन अगर देखो, इसको अगर -x ले लेते हो तो ये -x, इसको अगर ले लेते हो तो +x ले लेते हो आप, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, तो आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी ग्रेविटेशन लॉ जो है न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यानी कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। अगर बहुत सारे मास हैं, जैसे इसमें एक
कोई मतलब नहीं, हमें हमने जो चीज़ हमने जो कंसीडर कर रखी है, हमने जो दो कंसीडर कर रखी है वैल्यूज, उसको ही हमें देखना है, उसको ही केवल हमें देखना है। ठीक, यानी हमारा फोकस केवल M1 और M2 पर ही है। ठीक, तो इस लॉ को फर्दर जो इम्प्रूव किया था वो आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल उन्होंने बनाया, ये सब हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि फिर आइंस्टाइन ने फर्दर ग्रेविटी को आगे जो है इम्प्रूव किया, यानी न्यूटन ने जहाँ तक सोचा था उसके आगे भी इन्होंने जो है उसको इम्प्रूव किया। तो उन्होंने टाइम और स्पेस की बात करी, इन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ हमें लेकिन ये सब चीज़ नहीं समझनी है, बस हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन का लॉ हमें अप्लाई करना आना चाहिए और हमें निकालना आना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि जो आइंस्टाइन है उन्होंने इसको इम्प्रूव किया, फर्दर इम्प्रूव किया, और इसका जो नज़रिया है, जैसे जो अभी हमारा जो नज़रिया उसको उन्होंने चेंज किया, यानी उन्होंने ग्रेविटी को टाइम और स्पेस के साथ लिंक किया। ओके, यानी उन्होंने ये बोला कि बहुत हैवी मास है तो वो स्पेस और टाइम को इस तरीके से बेंड करेगा, जैसे ये ऐसे देख रहे हो ना, जैसे क्या होता है, एक चादर होती है ना, ये चादर होती है, इस पर अगर आप एक मास रख दोगे, हैवी चीज रख दोगे, तो चादर जो है इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी ना, चादर जो है यूं टाइप की हो जाएगी ऐसे। ठीक, तो टाइम और स्पेस को बेंड करती है ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो अब ये कैसे हम अप्लाई करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल? तो सपोज करो कि एक मास यहाँ पर है M3, ये M3 यहाँ पर है, ये M1 यहाँ पर है, ये M2 यहाँ पर है, ये M4 यहाँ पर है। तो हमें सबका निकालना पड़ेगा, यानी हमें सबकी ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल कर ऐड करनी पड़ेगी। यानी जैसे हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले M1 M2 निकाल लिया, फिर हमने M3 M1 निकाल लिया, फिर हमने M4 M1 निकाल लिया। ठीक है, M4 M1 निकाल लिया। ठीक, तो इस तरीके से सारी फोर्सेज जो है हम ऐड करते जाएंगे। यानी M1 पे अगर मैं बोलूँ, इस M1 पे खाली अगर बोलूँ कि इस पे कितनी फोर्स लग रही थी, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ कि इस पे कितनी फोर्स लग रही थी, यानी इन तीनों की वजह से M3 जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो, M4 जो इस पे फोर्स लगा रहा है ये, और M2 जो फोर्स इस पे लगा रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जो M1 पे लगी, जो टोटल फोर्स ऑन M1 लगी, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको, टोटल फोर्स ऑन M1 क्या हो जाएगा, F1 G into M1 अपॉन R21 का स्क्वायर प्लस G M3 M1 अपॉन R31 का स्क्वायर प्लस G M4 M1 अपॉन R41 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है ये इसका हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकाल दिया, यानी सारी जो इसकी वजह से जो फोर्स इस पे लगी, इसका कलर चेंज कर देता हूँ और समझने में आसानी होगी, इसकी वजह से जो इस पे लग रही है, इसकी वजह से जो इस पे लग रही है, इसकी वजह से इस पे लग रही है, इस सबको हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसको लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज 201 पे दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रहा, आप क्वेश्चन सबके पास है बुक। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको हॉलो कंडक्टर में आप शील्ड कर सकते हो, यानी कहने इसको, ये 12th क्लास में जाके दोबारा पढ़ोगे, इसको फैराडे के इससे भी लिंक कर सकते हैं कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज की हम शील्डिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर हम, हमारे पास कोई डिवाइस है उसको हमें सेव करना है, तो हम यहाँ पे हॉलो चीज़ क्रिएट कर देंगे, तो हॉलो चीज़ अगर क्रिएट करेंगे तो सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। ठीक, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो क्या ऐसे ही हम ग्रेविटेशनल फील्ड को शील्ड कर सकते हैं, यानी हॉलो स्फीयर में अगर हम कोई चीज़ रख दें तो किसी बॉडी को शील्ड कर सकते हैं, मतलब कि हमने, हमारे पास एक बॉडी है और इसको हमने क्या किया, हॉलो के अंदर रख दिया, इसको हॉलो स्फीयर के अंदर रख दिया। ठीक है, हॉलो स्फीयर के अंदर हमने इसको रख दिया, तो क्या हम इसको शील्ड कर पाएंगे? सोचो बच्चों, शील्ड कर सकते हैं क्या, ग्रेविटी से हम बच सकते हैं क्या? तो बच्चों सोचने के बाद आंसर आपको यही लग रहा होगा कि जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हम चाहे कहीं पे भी चले जाएं, वैक्यूम में चले जाएं या किसी स्फीयर के अंदर जाके बंद हो जाएं, एयर को बाहर निकाल दें, लेकिन तब भी
ये टॉपिक से रिलेटेड है इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक एस्ट्रोनॉट है, सपोज करो ये स्पेसशिप है, डायग्राम पे मत हंसना, ये स्पेसशिप है, सार की तरह बना दिया मैंने, लेकिन सपोज करो ये स्पेसशिप है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक एस्ट्रोनॉट है, ये मान लो एस्ट्रोनॉट है, ठीक, और ये जो स्पेसशिप है ये चारों तरफ अर्थ के घूम रहा है, यानी अर्थ के चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक, और ये ग्रेविटी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। स्पेसशिप है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, मान लो यहाँ पे अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मैंने डायग्राम उल्टा बना दिया, अर्थ से बड़ा नहीं होता स्पेसशिप, छोटा ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने बनाया थे। तो कह रहा है कि ऐसे घूम रहा है, ये जो है स्पेसशिप है, ठीक, तो एक्चुअली में स्पेसशिप का जो साइज इतना छोटा होता है और अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा होता है, ठीक, तो इसको ग्रेविटी महसूस नहीं होती। तो क्या रीजन हो सकता है कि ये एस्ट्रोनॉट जो है ये ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सके। कैसे डिटेक्ट कर सकता है, इसमें एक दिया हुआ कि द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज अ लार्ज साइज, अगर बहुत ज़्यादा साइज हो तो कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी। सोचो बच्चों क्या होगा इसका, तो आंसर जो होगा बच्चे इसका बिल्कुल सही बताया तुमने, यस ही इसका आंसर होगा। हाँ, अगर इसका साइज बड़ा होगा, साइज अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो साइज इंक्रीज करने पे यस ये डिटेक्ट कर लेगा। जो क्यों डिटेक्ट कर लेगा ग्रेविटी को, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, ठीक है, तो अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा महसूस ये करेगा। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कभी तुमने सोचा है कि एक पेन और दूसरा पेन कभी अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? हमें पता है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है ना, जो हमारी फोर्स होती है वो, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है, लेकिन तुम देखो पेन को पास भी लाओगे ना तो भी कोई अट्रैक्शन दिखाई नहीं देगा। तो अट्रैक्शन अगर कभी तब दिखाई देगा जब बहुत बड़ा मास हो और बहुत छोटा मास हो, ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि सपोज करो कि हम हर चीज़ जो फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आती है, क्यों आती है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है, ठीक है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो ये इफेक्ट हमें दिखाई देता है, कुछ भी चीज़ उछालते हैं नीचे आ जाता है, कुछ भी चीज़ उछालते हैं नीचे ही आता है, ठीक है, तो मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, इसी का तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन सी, क्वेश्चन 3 का सी, ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम साइज देखें ग्रेविटेशनल फोर्स का, अर्थ का सन के साथ देखें और अर्थ का मून के साथ देखें, ठीक, तो हमें ये पता है क्योंकि सन का मास ज़्यादा है कि सन का जो पुल है, यानी सन की जो फोर्स है अपनी तरफ खींचने की वो ज़्यादा है, ठीक है, देन मून पुल, ठीक, तो ये हमारा, इसको थोड़ा कलर पेन से बना देता हूँ, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ, ये हमारा मून है, छोटा सा मून है, ठीक, तो अगर हम डेटा उठा के देखें नेट से तो भी हमें यही चीज़ मिलेगी, लेकिन कह रहा है कि जो टाइडल इफेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो टाइड्स होती है, जो टाइडल इफेक्ट है, ठीक, मून का वो ग्रेटर है देन टाइडल इफेक्ट ऑफ सन, ठीक, तो इसके लिए क्या रीजन देंगे हम, रीजन यही देंगे कि अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है कंपेयर टू द अर्थ सन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बड़ा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो फोर्स क्या है हमने देखा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, जिसका आर बड़ा होगा उसकी फोर्स छोटी होगी, है ना। हाँ, क्या चीज़ समझ नहीं है, देखो
देखो मास बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आर और ये एम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो किसी का आर बहुत ज़्यादा है तो उसकी फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थ और मून का डिस्टेंस बहुत छोटा है इस केस में, ठीक, तो इनका आर बहुत छोटा होने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से टाइडल इफेक्ट ऑफ मून इज मोर इफेक्टिव। टाइडल इफेक्ट ऑफ मून इज, हाँ हाँ मास, देखो तो ये किसमें मास में लिया था हमने, जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई मास के साथ क्यों नहीं ले रहे हम इसे, जैसे मास यहाँ पर इसका मास तो ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। तो टाइडल इफेक्ट जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक, वो तो ये आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइडल इफेक्ट जो है, यानी जिसका ये ज़्यादा होगा उसका टाइडल इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो ये समझा तो मैं रहा हूँ इसके साथ रिलेट करके, लेकिन एक्चुअली में ये इसका पीछे रीजन है कि टाइडल इफेक्ट इज नॉट गवर्न्ड बाय द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे आर्क की बात चल रही है, ठीक, ठीक है, तो ठीक है मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, लेकिन एक्चुअली में टाइडल इफेक्ट जो है वो आर क्यूब पे डिपेंड करते हैं। तो टाइडल इफेक्ट ऑफ मून इज मोर इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव देन द टाइडल इफेक्ट ऑफ सन। यहाँ मास का नहीं है कुछ भी लेना देना, यहाँ पे हमें डिस्टेंस से लेना देना है, ठीक, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं हो सकता, ये स्कूल के एग्जाम में लिखने तक के लिए है, लेकिन और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि हम शायद नहीं जानते। देयर आर मेनी मोर मिस्ट्रीज, तो ये बस स्कूल के एग्जाम में लिखने के लिए ठीक है कि चलो यहाँ लिख दे, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर नहीं है कि क्यों भाई आखिर जो अर्थ और मून है, ये कि हमने लेकिन अगर हम इसमें अगर आइंस्टाइन की थ्योरी अगर हम लगाएंगे तो फिर हमें कुछ और रीज़न देना पड़ेगा, टाइम और स्पेस किस तरीके से बेंड हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइडल इफेक्ट भी एक फिनोमेना है, वो बेटा एग्जाम में नहीं आएगा, वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे फिर हम लोग, इसलिए, लेकिन अभी तुम स्कूल के लेवल पे ही रहो, अभी बस ये समझ लो कि यहाँ पे आर और फोर्स हमने देखा, क्योंकि भाई फोर्स ही से कोई चीज़ मूव करती है ना, फोर्स ही से कोई चीज़ मूव करती है, ठीक, कोई चीज़ मूव करती है फोर्स से ही, तो फोर्स तो रहेगी रहेगी, ठीक है, और फोर्स अभी हमने फोर्स डिस्कवर करी, फोर हमारे पास फोर्सेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, न्यूक्लियर है, इसके अलावा भी बहुत सारी फोर्सेज होंगी यूनिवर्स में, ठीक है, केवल इतनी पे नहीं सीमित है कि भाई चार ही फोर्सेज है इसमें सब कुछ आ रही है, नई नई डिस्कवरी हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही है। तो टाइडल इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसका डिस्टेंस कम है तो इसका टाइडल इफेक्ट मून का ज़्यादा हो, जबकि मून का मास बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में आपको यही लिख देना है, इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो आर इसका जिसका ज़्यादा है उसका टाइडल इफेक्ट कम हो जाए, ठीक। और एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जब अर्थ घूमती है ना, अर्थ ऐसे घूमती है तो बल्जिंग इफेक्ट होता है, ये भी आगे जाके पढ़ोगे आप लोग, बल्जिंग इफेक्ट होता है, यानी कि इसमें जो पानी है ना वो ऐसे भी यूनिफॉर्म नहीं रहता, नॉन यूनिफॉर्म रहता है, ऐसे ऐसे यूँ ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक, लिख लो। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8.2, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, पेज 187 पे दिया हुआ है।
यहाँ पे अगर हम मास को डबल कर दें तो फोर्स का क्या होगा, ठीक। और व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स इज डबल्ड, और यहाँ पे AG और BG की वैल्यू जो है और CG की वैल्यू जो है वो 1 मीटर दी हुई है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऑलरेडी इंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और स्कूल के एग्जाम में भी बहुत आता है। तो अब ये केस हो गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का, ठीक। इसका हो गया, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो पहले। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें 2m पे इसकी वजह से और इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है उसकी नेट फोर्स हमें निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इसमें बेटा अप्लाई करना है, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी तुम्हें सिमेट्री मिल जाए, जहाँ पे सिमेट्री होगी वहाँ पे आंसर हमेशा 0 ही आता है। अगर मान लो यहाँ पे चार्ज भी रखता है तो भी आंसर 0 ही होता है, क्योंकि सिमेट्री है। तो सिमेट्री में यानी ये जो इसमें फोर्स लगा रहा है, ये इसमें जो फोर्स लगा रहा है, ये जो इसमें फोर्स लगा रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है, कंपोनेंट सारे। तो इसका आंसर तो 0 ही होता है। अगर सिमेट्री हो तो आंख मूड के आंसर क्या लगा देना, 0। लेकिन स्कूल के एग्जाम में स्टेप्स दिखाने होंगे, बताना होगा कि कैसे आया, तो वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। तो पहला काम हम देखेंगे, ये देखेंगे कि A और G पे क्या फोर्स लग रही है, यानी F, G और A हम देखेंगे फोर्स कितनी लग रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, G, यहाँ पे मास कितना है m, और यहाँ पे मास कितना है 2m, ठीक। इसका आपस में जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है, G mm अपॉन, ये हमें AG की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर दी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कौन से कंपोनेंट में, अगर हम यूनिट वेक्टर्स बना लें तो ये तुम्हारा है x कंपोनेंट इधर होता है तो ये i कैप हो जाता है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है j कैप। तो G का A पे देख रहे हैं तो यानी इस तरफ कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे j कैप। कोई दिक्कत है इसमें बताओ, इस तरफ है ना कंपोनेंट इसका, तो इधर क्या लिख देंगे हम, j कैप लिख देंगे, ठीक। ऐसे ही अब GB का देखेंगे, यानी G जो है, ये जो G है ये B पे कितनी फोर्स इसकी लग रही है, तो हम ये निकालेंगे FGB, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, तो क्या बनेगा Gm 2m और 1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे दो कंपोनेंट भी हमें लेने पड़ेंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो G और B का अगर हम देख रहे हैं तो एक इसमें हमें लेना पड़ेगा माइनस i कैप cos 30, अभी बताता हूँ कैसे आए, और माइनस j कैप sin 30, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होता है, माइनस j कैप होता है, ठीक। और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होता है, यहाँ पे माइनस i कैप होता है कि नहीं होता बच्चों। तो अगर मैं यहाँ से अगर एक लाइन खींच दूँ तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, क्योंकि पूरा 60 डिग्री हो रहा है तो ये भी 30 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको 30 डिग्री लिख लिया मैंने, ठीक। तो इसको 30 डिग्री लिख लिया, तो ऐसे कंपोनेंट यहाँ पर आएगा तो इसका भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा 30 डिग्री, होगा ना 30 डिग्री, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा 30, ये भी 30 होगा। तो हम केवल किस पे फोकस कर रहे हैं, हम केवल इस पे GB पे फोकस कर रहे हैं। तो GB का एक जो कंपोनेंट होगा वो इस तरफ आएगा, वो क्या हो जाएगा माइनस i cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट जो होगा वो इस तरफ आएगा जो कि क्या हो जाएगा माइनस j sin 30 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है बताओ, ठीक। ये लिख लिया हमने। ऐसे ही GC का देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा FGC का। अब ये तुम खुद सोचो, सब बच्चे खुद सोचो कि आप GC का क्या ले सकते हैं। अब देखो इसको भी कलर पेन से मैं चेंज कर देता हूँ। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, GC की बात कर रहे हैं, यानी कि इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा इसका, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक। दो कंपोनेंट आएंगे तो ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, यस, ये हो जाएगा i cos 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा i कैप cos 30 हो जाएगा, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा माइनस j ही रहेगा ना, यहाँ पे भी नेगेटिव क्वाड्रेंट में है ना यहाँ पे, तो ये माइनस j कैप sin 30 डिग्री हो जाएगा। अब फटाफट क्या करो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा के F नेट निकाल लो, जरा रिजल्टेंट निकाल लो। तो कैसे निकलेगा ये FGA, हाँ निकालो फटाफट निकालो सब बच्चे, FGB, वीडियो को रोक कर भी अपने रजिस्टर पे सॉल्व करके देखो, FGB FGC हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो कितना आता है, तो भाई इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा GMM M2M 1
देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, ये भी खत्म, ये भी खत्म होगा, होगा कि नहीं? तो क्या बचेगा तुम्हारा, ये सब कुछ सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें कॉस की वैल्यू तो डालनी ना, यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जी एम एम 2m तो है ही तुम्हारा। तो सारी जो वैल्यूज है वो कैंसिल आउट होके बन जाएगी 0। रजिस्टर में करके देखो, तो साइन 30 की वैल्यू भी डालना है, यहाँ पे साइन की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है, जी एम और 2m है। ठीक, साइन 30 कितना होता है, 1/2। हाँ, तो साइन 30 1/2 डाल दोगी तो ये जो माइनस माइनस क्लब होके केवल माइनस में बचेगा, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा सारा, तो सारा जो आंसर होगा वो 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट जरा करो बच्चों, सेकंड पार्ट देखो। अब बच्चों दूसरे पार्ट में क्या करना है, वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि भाई अब हमने इसको 2m कर लिया, तो सब कुछ पहले की तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ वाला ये जो कटा है ये क्या बन जाएगा, g और 2 2 4m² बचेगा और नीचे 1 होगा, तो सब कुछ तो पहले की तरह रहेगा। तो इस बार जो है इस केस में क्या होगा, सेकंड केस में जो है आंसर नॉट 0 होगा। ठीक है, यानी 0 नहीं आएगा सेकंड केस में। क्यों? क्योंकि ये अगर आप कैंसल आउट करोगे भी तो जी एम एम बाई 1 ही रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे जी 4m² बन गया। क्यों? क्योंकि डबल मास कर दिया और सिमिट्री भी ब्रेक हो गई। यहाँ पे 2m करते ही क्या हो गया, सिमिट्री ब्रेक हो गई। ठीक, यहाँ पे सिमिट्री ब्रेक हो गई, सिमिट्री ब्रेक हो गई तो आंसर 0 नहीं होगा इसका। ठीक है, अब इस पर दुनिया भर के क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई आपको इस पे बना देगा ऐसे क्वेश्चन, कोई आपको हेक्सागन पे बना देगा कि भाई हेक्सागन है इसका बताओ यहाँ पे सेंटर पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया?